गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका मित्र ब्रजेश राज। दोस्तों, जो हमने आरआरबी ग्रुप डी की पीवाईक्यू की श्रृंखला स्टार्ट की थी, इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसमें जो पेपर नंबर 5 और 6 का वीडियो है, इसमें से इसको 2 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं, और सेकंड वाला पार्ट इसमें अपलोड होगा। इसमें टोटल 36 क्वेश्चन थे, जिसमें से 18 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 18 इस वीडियो में सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ टाइम बर्बाद किए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है, भारत का इनमें से कौन सा बैंक, किसका, भारत का इनमें से कौन सा बैंक किसका है, सार्वजनिक क्षेत्र का, किसका, सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का भारत में कौन सा बैंक, थोड़ा सा मार्क से कर ले। यहाँ से बाहर क्वेश्चन हमारा जी रहा, भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ऑप्शन ए है इंडस बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बंधन बैंक। तो दोस्तों, हमने जो हमारा आंसर है वो क्या है, सी है। ठीक है, क्या है, सी है। ऑप्शन क्या है, इंडियन ओवरसीज बैंक हमारा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब सबसे पहले हम जानेंगे जो शब्द लिखा हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र का कहलाता है। ठीक है, क्या, सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है, हम मान सकते हैं सरकारी क्षेत्र से, क्या, सरकारी यानी कि ऐसे बैंक जिसमें सरकारी हिस्सेदारी ज्यादा है, वो उसी का कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले बैंकों की संख्या भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे कम करते हुए वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, मात्र 12 है। कितनी है, 12 है। ठीक है, तो क्या है, लेते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, हाँ कर दें। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। अब कौन कौन से हैं हम याद कर लेते हैं। आप सब लोगों ने एसबीआई की लाइन में खड़े होकर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा, या फिर कुछ ना कुछ काम के लिए गए होंगे। तो यानी कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, अब इसकी बनने की कहानी एक अलग है, वो अलग बात रहेगी। अभी यहाँ हम जो देख रहे हैं मात्र इतना देख लो कि एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरा है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। क्या है, पंजाब नेशनल
नेशनल बैंक, ठीक, कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा। इसके बाद है सेंट्रल बैंक, क्या है? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक है यूको बैंक, यूको बैंक, ठीक है यूनियन बैंक, यूनियन बैंक, ठीक है। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और देखो यूनियन यूको हो गया, फिर जिसमें जो ऑप्शन था क्या था? कौन सा था? इंडियन ओवरसीज बैंक, कौन सा है? इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके बाद है सेंट्रल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर है कैनरा बैंक, है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कितने हो गए? एक बार फिर से गिन लेते हैं। पहले क्या है? SBI 1, PNB 2 यानी पंजाब नेशनल बैंक 2, और BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा 3, सेंट्रल बैंक 4, यूको 5 और यूनियन 6, ठीक है। इसके बाद 6 के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक 7, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8, कैनरा बैंक 9 और बैंक ऑफ इंडिया 10 हो गए, ठीक है। अब बचा कौन सा है? अब बचा है बैंक ऑफ इंडिया, हो गया। इसके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध, कौन सा? पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक। और एक कौन सा बचा हुआ है? पंजाब एंड सिंध बैंक के बाद बचा हुआ है इंडियन बैंक, कौन सा? इंडियन बैंक, कौन सा? इंडियन बैंक। तो हमारे इस प्रकार से 12 बैंक हो जाते हैं। कौन से हुए? फिर से देख लो, रिवीजन कीजिए। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को की गई थी, ठीक है। इसके बाद है 2 पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद सेंट्रल बैंक 4 नंबर पर है। इसके बाद है यूको बैंक 5 नंबर पर, और यूनियन बैंक कितने पर है? 6 नंबर पर है। मतलब इसको आप एक बार याद कर लो, यूको यूनियन, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल बैंक, पंजाब आपको याद होगा, स्टेट बैंक आपको याद होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद देखो अब इंडिया के नाम से कितनी है? एक है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, 7 नंबर में। 8 नंबर पर कहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 9 पर कैनरा बैंक, और 10 पर बैंक ऑफ इंडिया, और 11 पर पंजाब नेशनल बैंक, और 12 पर क्या है? इंडियन बैंक है। आप इन सब बैंकों को एक साथ देना चाहते हो तो आप कहीं जिला मुख्यालय पर जाइए, जहां आपके जिले का मुख्यालय होगा उसमें लगभग सही बैंकों की ब्रांच होगा पर, ठीक है। तो ये हुई हमारे 12 बैंक हुए। ये क्या है? ये सार्वजनिक बैंक है, ठीक है। तो जो RBI है, RBI में नियंत्रण रखता है, और RBI को ही क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। जिस प्रकार से आपका अकाउंट कहाँ होता है? आप क्या है? एक सामान्य आदमी है, तो ये क्या है? हमारा बैंक है। बैंक में क्या होगा? बैंक में क्या होगा? एक व्यक्ति का क्या होगा? अकाउंट होगा। और जो बैंक है, इनका अकाउंट कहाँ पर होता है? तो इनका होता है RBI में होता है। क्या होता है? RBI में होता है। आप जाके RBI में डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट कहाँ होगा? बैंक में होगा, ठीक है। अब जो बैंक होते हैं अपने यहाँ 2 प्रकार के बैंक काम करते हैं। एक
निजी बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। निजी बैंक वह कहलाते हैं जिन पर किसी व्यक्ति की निजी कैपिटल लगी होती है, और सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक वह कहलाते हैं जिनमें अधिकतम जो कैपिटल होती है वो सरकार की होती है। ठीक है, तो यह है क्या, ये हमारे 12 बैंक थे जो क्या थे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे जो अभी काम कर रहे हैं। इनमें क्या होगा, जो पहले बैंक थे उनकी संख्या ज्यादा थी, उनमें धीरे धीरे क्या होगा, विलय होता गया। ठीक है, तो इनकी संख्या बची हुई कितनी है, 12 बची हुई है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वैश्विक, क्या है, वैश्विक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक PMI यानी ग्लोबल वैश्विक मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार 109 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या था, डी था। अब जो डेटा चेंज हो चुका है क्योंकि अब आ गया है 2024, तो 2024 में बात अलग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो क्या आ गया है, 2024 आ गया है, तो अब बात क्या है, अलग है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो ग्लोबल MPI क्या है। ठीक है, ग्लोबल वैश्विक PMI। ठीक है, ये है ना वैश्विक PMI। ठीक है, अब देखो ये होता है ना ग्लोबल पी को क्या होता है, सॉरी क्या कहते हैं, MPI मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या है, ग्लोबल मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स। ये हर साल जारी होता है, 2024 का भी जारी हो चुका है। ठीक है, अब जानो जो ये इंडेक्स है, तो सबसे पहले जानना है कि यह किस व्यक्ति के मतलब कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जारी करता संस्थान। ठीक है, ये थोड़ा बोर्ड से नहीं आ रहा है। ठीक है, जारी करता संस्थान। अब इसमें कौन कौन से नाम आते हैं, एक है हमारा UNDP। कौन सा है, UNDP। इसका प्रोग्राम क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा प्लस एक यूनिवर्सिटी, एक संस्था और प्राइवेट, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड गरीबी मापन विकास, ऑक्सफोर्ड गरीबी मापक विकास एजेंसी। ठीक है, क्या है, ऑक्सफोर्ड गरीबी मापक विकास एजेंसी। तो कौन कौन सी संस्था है, एक है UNDP यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो ये हुई इन दोनों की बात होगी। अब देखो तो ये क्या है, कौन जारी करता है, हमारा जो क्या है यूनाइटेड मतलब UNDP प्लस ऑक्सफोर्ड गरीबी मापन विकास एजेंसी जारी करती है। ठीक है, अब देखो अब बैकग्राउंड जब जारी हुई तो उसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो 112 देशों ने भाग लिया था। कितने लिया था, 112 देशों ने भाग लिया था। अब इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, मतलब इसके मापक कितने हैं। ठीक है, मापक। ठीक है, मापक। तो इसके मापक 3 आधार पर हैं। ठीक है, पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या है, जीवन स्तर। क्या है, स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा और क्या है, जीवन स्तर है।
जीवन स्तर। अब देखो स्वास्थ्य में क्या क्या आएगा, इसमें दो चीजें हैं, इसमें आते तीन आते हैं इसके। ये क्या है, मेन कैरेक्टर है, क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसके अब अन्य कैरेक्टर भी हैं, वो देखो। अब अन्य कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ये देखो। अब जैसे स्वास्थ्य है तो इसमें हमें तीन कैरेक्टर देखना है। क्या देखना है, तीन कैरेक्टर देखना है। इसमें आते हैं क्या क्या, पोषण, बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य। ठीक है, क्या आता है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य। ठीक है जी। अब शिक्षा में आते हैं दो कैरेक्टर। क्या क्या आते हैं, ये देखो। शिक्षा में आते हैं दो कैरेक्टर, कौन कौन से, एक होता है शिक्षा के वर्ष स्कूल में उपस्थिति। क्या है, शिक्षा के वर्ष मतलब आपने कितनी शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा के वर्ष। ठीक है, इसके बाद आता है स्कूल में उपस्थिति। क्या आएगा, स्कूल में उपस्थिति मतलब आप कितने दिन स्कूल में उपस्थित रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब है जीवन स्तर। तो जीवन स्तर अब ये कितना हो गए, 1 2 3 4 5, यानी इसमें जो कुल मापक हैं या कुछ इंडेक्स मतलब जो सूचकांक हैं वो कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, कितने हैं, 12 हैं। तो जो कितने हो गए, 3 2 5 हो गए। अब इसमें क्या आएगा जीवन स्तर में, इसमें आएगा आप कौन से ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, मतलब आप खाना बनाने के लिए कौन से ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, एलपीजी गैस का उपयोग कर रहे हैं या केरोसिन का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या आएगा, ईंधन। ठीक है, अब पानी किस प्रकार का पिए हैं, स्वच्छ पेयजल आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो स्वच्छ पेयजल, ठीक है। इसके बाद स्वच्छ ईंधन होगा, पेयजल हो गया। इसके बाद है आपके पास बिजली आपके पास पहुंच रही है कि नहीं, और बिजली के बाद आएगा इसमें क्या, आवास आपके पास है कि नहीं है, रहने के लिए मकान है कि नहीं है। इसके बाद आएगा संपत्ति और बैंक अकाउंट। क्या आएगा, बैंक अकाउंट। तो कितने हो रहे, 1 2 3 4 5, और ये कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 10। अब दो कौन से हैं, एक है ईंधन हो गया, पेयजल हो गया, बिजली हो गया, आवास हो गया, संपत्ति होगी, बैंक अकाउंट हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब एक रह गया है, एक है जल हो गया, स्वच्छता, सैनिटेशन। क्या, स्वच्छता। ठीक है, ये हो गए। तो हमारे कितने हो गए, 6 कैरेक्टर हो गए। जीवन स्तर में कितने हैं, ईंधन, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, आवास, संपत्ति और बैंक अकाउंट। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर जो हो गए। और एक इसमें क्या है, स्वास्थ्य में पोषण, बाल मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, और शिक्षा में कौन है, शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति आपकी कितनी रही वो। ठीक है, इतने कैरेक्टर आते हैं किसमें, मापक जी हमारे क्या है, इसके मापक के पैमाने हैं। अब देखो वैश्विक जो एमपीआई है जारी कब हुआ, 2024 में जारी करता संस्था कौन सी है, यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड गरीबी मापक विकास एजेंसी है। इसके बाद कितने देशों ने भाग लिया, 112 देशों ने भाग लिया। और इसमें जो इसके कैरेक्टर मतलब मापक थे या सूचक थे वो कितने थे, 12 थे, वो जिस प्रकार से दिए गए हैं। अब देखो थोड़ा सा और है कि ये प्रारंभ कब हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 2010 से हुआ था। कब हुआ था, 2010 से हुआ था, 2010 में। ठीक है जी। इसमें एक चीज और रह गई है, इसमें एक चीज है, वो है क्या, हो गया पूरा। ठीक है, इतने इसमें क्वेश्चन थे। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लो। हाँ जी देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका क्या है। क्या क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका क्या है। दीवानी और अपराधी प्रकृति के मामलों में विचार करना,
मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए रिट जारी करना, ठीक है, किसी भी न्यायालय के मामलों को अपने पास स्थानांतरित करवाना या निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों की अपील पर विचार करना। ये क्या है? अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन क्या है? दीवानी और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करना। क्या है? दीवानी और आपराधिक प्रकृति के जो मामले आएंगे उस पर विचार करना। हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, क्या है? न्याय व्यवस्था वो 3 स्तरीय है, ठीक है। क्या है? 3 स्तरीय है। यहाँ पर क्या होता है? सबसे नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय होता है। यहाँ पर होता है हमारा क्या? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बोल सकते हैं। क्या? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। ये क्या है? उच्च न्यायालय है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ होता है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है? हाई कोर्ट है। और ये क्या है? अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। ये हमारी व्यवस्था है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? राज्य, प्रत्येक राज्य होता है उसका एक क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है। उसकी शाखाएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में है, लेकिन उसकी 2 ब्रांच हैं। एक कहाँ पर है? ग्वालियर में है, एक कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है जी। अब जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय जी कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। जो भारत का एक ही मात्र होता है। क्या होता है? एक मात्र होता है। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में है। इसका एक ही ऑफिस होता है। इसे भारत के अन्य भागों में नहीं खोला गया है। इसके लिए कई बार अपील हुई है, लेकिन इसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, इसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये है कहाँ पर? नई दिल्ली में है। ये क्या होता है? ये राज्य में, प्रत्येक राज्य में होता है, ठीक है। और ये कहाँ है? प्रत्येक जिले में होता है। क्या? अधीनस्थ न्यायालय होता है, ठीक है। अब देखो, अब जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय क्या कहता है? इसके कुछ काम होते हैं कि जो हमारा अधीनस्थ न्यायालय है उस पर नियंत्रण रखेगा, ठीक है। क्या करेगा? नियंत्रण रखेगा, ठीक है। इसके बाद बस, हाँ, अब समझो। अब थोड़ा हम देख लेते हैं, अनुच्छेद देख लेते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की बात करें तो यह स्टार्ट होता है उच्चतम न्यायालय हमारा कहां से कहां तक? 214 से लेकर 231 तक। क्या है? जी है आर्टिकल कहां तक? आर्टिकल 214 कहां तक? 214 से लेके 231 तक में क्या है हमारा? उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में बताया गया है? उच्चतम न्यायालय के बारे में। सॉरी जी, क्या थोड़ी गलती हो गया, 124 है, सॉरी 124 से लेके कितना है? 124 से लेके जो है 124 से लेके 147 तक, 147 तक। जी इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। फिर ये क्या है? उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय कहां से कहां तक है? 214 से लेके कहां तक है? 214 से लेकर 231 तक है। क्या है? 231 तक है, ठीक है। इसके बाद क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय में कहां बताया गया है? ये है अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया है हमारा। अधीनस्थ न्यायालय में है 233 से 237 तक दिया गया है, ठीक है। कहां तक है? 233 से लेके 237 तक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए है दीवानी और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करना, मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए रिट जारी करना, किसी भी न्यायालय के मामलों को अपने पास स्थानांतरित करना, निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के अपील पर विचार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, ए हो जाएगा। अब जानेंगे हम भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो भारत की न्याय व्यवस्था है वो संघात्मक है, ठीक है। क्या? एकीकृत है। तो इसमें क्या क्या है? सॉरी क्या है? एकीकृत है, एकीकृत, ठीक है।
इसमें क्या क्या है, सबसे नीचे क्या काम करता है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के लिए क्या होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के ऊपर क्या होते हैं, उच्चतम न्यायालय होता है। क्या होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। जो उच्चतम न्यायालय है वो हमारा कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना हुई थी कब, 26 जनवरी, कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, पहले न्यायाधीश कौन थे इसके, तो आप याद कर लो, पहले न्यायाधीश या पहले सीजीआई कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई कौन थे, ये थे एच जे कानिया। कौन थे, एच जे कानिया थे। ठीक है, कौन थे, एच जे कानिया थे। ठीक है, पहले। इसके बाद एक चीज याद कर लो, सबसे ज्यादा कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा, सबसे ज्यादा कार्यकाल तो ये रहा, जो अभी जो न्यायाधीश थे वो थे वाई बी चंद्रचूड़। कौन थे, वाई बी चंद्रचूड़। सबसे ज्यादा कार्यकाल किस सीजीआई का रहा, तो वाई बी चंद्रचूड़। तो मिलते हैं सीजेआई कौन है, वाई बी चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो सबसे ज्यादा रहा। इनका कार्यकाल रहा लगभग 1978 से लेके 85 तक रहा। 1978 से लेके 85 तक रहा। ठीक है, और इसके पहले एक न्यायाधीश थे, एक न्यायाधीश थे, उनका जो कार्यकाल था वो सेकंड नंबर का था। ठीक है, तो हमें क्या करना है आज, सबसे पहले सीजीआई कौन थे, एच जे कानिया थे। सबसे ज्यादा कार्यकाल किस सीजीआई का रहा, तो वाई डी चंद्रचूड़ का रहा। और वाई डी चंद्रचूड़ के जो बच्चे लड़के थे उनका नाम था डीवाई चंद्रचूड़, जो भारत के बाद में, मतलब जो अभी खन्ना जो है, संजीव खन्ना है, इसके पहले सीजीआई रह चुके हैं। ठीक है, अब वर्तमान में कौन है सीजीआई, वर्तमान में आपको बताना कमेंट करके कि वर्तमान में सीजीआई कौन है। ठीक है, ये बताएं आप। ठीक है, अब आ जाओ इस पर। तो हमारा क्या था, बता रहे थे कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो क्या है, एकीकृत है। यानी कि सबसे नीचे क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसके ऊपर क्या रहेगा, उच्च न्यायालय, और सबसे ऊंचे के ऊपर क्या रहेगा, उच्चतम न्यायालय रहेगा। ठीक है, अब इसके किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किसका वर्णन है, उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। इसके बाद 214 से लेकर 231 तक इसका है, उच्च न्यायालय का वर्णन है। और अधीनस्थ न्यायालय कहां से कहां तक है, 233 से लेकर 236 तक इसमें है, अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो जी आपकी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसमें से हर चीज इंपोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी करंट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में लॉन्च की गई हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति, कौन सी, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर टन करना और भारत को स्वच्छ ईंधन का निर्यात केंद्र बनाना था। तो इसमें क्या था, 5 मिलियन, क्या कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर कितना करना है, 5 मिलियन करना है, 5 मिलियन करना है। कब तक करना है, ये करना है 2030 तक करना है। ठीक है, 2030 तक। ठीक है, और ये जो इसे अभी याद कर लो, अभी बड़े काम का होगी वो, उसका लक्ष्य कहां तक का है, 2030 का है। और जो हरित हाइड्रोजन अमोनिया नीति है जो कब जारी की गई थी, फरवरी 2022 में लॉन्च की गई थी। तो क्या है, हरित हाइड्रोजन एवं हरित अमोनिया नीति कब जारी की गई, 2022 में जारी की गई थी। ठीक है, अब इसे याद कर लेना। ठीक है, और इसमें कुछ है क्या,
जी इसमें, ठीक है। तो इसमें करंट का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपनी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हिजारी वर्ष है, क्या है हिजारी वर्ष, यानी कि इस्लामिक जो वर्ष होता है, हिजारी वर्ष इस्लामिक वर्ष हमेशा सौर वर्ष से लगभग दिन छोटा होता है। 2 दिन, 29 दिन, 30 दिन या 11 दिन। तो ऑप्शन क्या है? डी 11 दिन होता है। अब समझो इस्लामिक वर्ष और हिजारी, जो इस्लामिक वर्ष होता है और जो हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाते हैं उसका जो वर्ष होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो हिजारी वर्ष होता है, हिजारी वर्ष, हिजारी वर्ष या हम बात मान सकते हैं कि जो इस्लाम वर्ष होता है, इस्लामी वर्ष, ये जो डिपेंड करता है, ये कहता है चंद्रमा की गति पर। किसमें? चंद्रमा की गति पर, चंद्रमा की गति पर। अब इसमें क्या होता है, जिस पर डिपेंड करता है, चंद्रमा की गति पर डिपेंड करता है। अब चंद्रमा की गति में जो माह होता है, क्या होता है? माह होता है वो अमावस्या से लेके अमावस्या तक होता है, ठीक है। क्या होता है? माह अमावस्या से प्रारंभ होकर अमावस्या पर समाप्त होता है, ठीक है। यानी कि अगर अमावस्या से स्टार्ट होगा तो उसी पर समाप्त होगा। तो यानी कि इसमें 29 से लेके कितने होते हैं? 29 से 30 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 29 से 30 दिन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 29 से 30 दिन होते हैं। जब 29 से 30 होंगे दिन होते हैं, तो यानी हमने जो देखा है कि जो मुस्लिम धर्म जो त्योहार होते हैं, मतलब अगर हम बात करें, ईद की बात करें, तो उसके दिन बढ़ते जाते हैं। कभी इस तारीख को, कभी थोड़ी और आगे हो जाएगी, फिर और आगे हो जाएगी, या कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें दिन क्या हो रहे हैं? कम बढ़ हो जाते हैं। 11, जैसे हमेशा 11 दिन, अगर हम एवरेज लगाएं तो 11 दिन क्या होना है? कम होना है हर बार। तो इसका जो रूटीन है वो चेंज होता रहता है। अब होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या होता है? ग्रेगोरियन, जिसमें हम आमतौर पर बात करते हैं ना, ग्रेगोरियन वर्ष। इसमें क्या होता है? इसमें फिक्स दिन होते हैं कितने? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन का ये वर्ष होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? फिक्स है। लेकिन इसमें क्या होते हैं? 29 या 30 होते रहते हैं। तो इस प्रकार से कितने का अंतर जाता है? 11 या 12 दिन का अंतर जाता है। कितने? 11 या 12 दिन का अंतर होता है, ठीक है। क्या होता है? 11-12 दिन का अंतर होता है, ऐसी बात थी। यानी कि फिर समझ लो कि जो इस्लामिक कैलेंडर होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। किस पर? चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। और चंद्रमा की गति के साथ ही उसका जो माह होता है वहीं से प्रारंभ होगा। कहां से? अमावस्या पर प्रारंभ हो जाएगा, अमावस्या पर ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि महीने में 29 से लेकर 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 29 से लेकर 30 दिन होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित है। क्या? सूर्य पर आधारित है, ठीक है। सूर्य गति पर आधारित है। इसलिए हमारे यहाँ जो दिन होते हैं वो, मतलब अगर हम छोड़ दें फरवरी को छोड़ दें 28 दिन की, तो उसके बाद जो शेष दिन रहेंगे वो कितने रहेंगे? 30 या 31 होते हैं। यानी कि साल में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे, फिक्स हो गया। फिर क्या होगा? लूप वर्ष होगा। लेकिन इसमें क्या होते हैं? 29-30 दिन होंगे। जब 29-30 दिन होंगे तो कुछ दिन कम हो जाएंगे। वो कितने होंगे? लगभग 11 या 12 दिन कम हो जाएंगे। जी रहता है इसमें अंतर। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आप इसे मतलब वैसे ही उपयोग कर सकते हो, जैसे आप कोई आम जानकारी के लिए भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हमारा क्या है? एक सींग वाला भेड़ा की दलदली और धंसाऊ भूमि में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? हाँ जी, ये क्वेश्चन। एक सींग वाला भेड़ा की दलदली और धंसाऊ भूमि में पाया जाता है। ऑप्शन क्या है? हिमाचल और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, केरल और कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन क्या रहेगा? असम और पश्चिम बंगाल में क्या पाया जाता है?
एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, अब देखो जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही रख दो इसमें। हाँ ठीक है, यही है इसका आंसर। आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे जी क्या है, इनमें से किस वित्तीय संस्थान का उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रिया मतलब सस्टेनेबल एग्रीगेशन प्रैक्टिस प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है। और ऑप्शन क्या है, नाबार्ड, बार्क, क्या है FINCA और क्या है भारत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। अब समझो नाबार्ड के बारे में। ठीक है, क्या नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड। इसके जितने ही पॉइंट हैं आप इसे याद कर लेना, क्योंकि ये सबसे बहुत काम की संस्थान है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, पहले नाबार्ड समझो, NABARD। ठीक है, तो इसमें संख्या कितनी है, अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है। तो ये कब लागू हुई थी, तो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें लागू हुई थी। ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापना। ठीक है, कब हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो इसका पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, याद रखना क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाम है। ठीक है, इसके बाद स्थापना हुई थी इसकी, कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, अब भैया इसकी जब स्थापना हुई तो किसी जो कमेटी बनी होगी उसने रिकमेंडेशन की होगी, ऐसा तो नहीं है कि जब पहले स्थापना नहीं थी बाद में हुई है तो कोई ना कोई कमेटी बनी होगी, गठित हुई होगी, उसने क्या किया होगा, रिकमेंडेशन दी होगी कि कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए एक अलग से बैंक होना चाहिए। तो उस कमेटी या रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने किसकी स्थापना की, नाबार्ड की स्थापना की। तो उस कमेटी का नाम क्या था, शिवरमन कमेटी। ठीक, क्या नाम था, शिवरमन कमेटी। ठीक है, की सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद इसका भाई कार्य क्या होगा, कार्य। अब कार्य तो आपको उसमें उसके नाम में लिखा है ना, क्या नाम है, कृषि और ग्रामीण, मतलब हमें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का करना, विकास करना है। ठीक है, तो इसका काम लिख लो, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, क्या करना, धन प्रदान करना। और अगर आपने थोड़ा सा गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि जितने वेयर हाउस वगैरह हैं उनके लिए अलग से लोन दिया जाता है, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। इसी प्रकार से डेयरी उद्योग के लिए और कृषि सिंचाई के लिए भी अलग से लोन निकाला जाता है। ठीक है, किससे, नाबार्ड बैंक के द्वारा। और नाबार्ड बैंक ही जो हमारी क्या है, जो ग्रामीण बैंक वगैरह होती है ना, उनके लिए पुनः वित्तीय पोषण का काम भी हमारी क्या कहती है, नाबार्ड बैंक के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये हुए नाबार्ड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको हमेशा किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगी देखने के लिए। क्वेश्चन दिया जाएगा कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो कौन सी में की गई थी, छठवीं में। कैसे याद किया, इसमें अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्या है? रूरल डेवलपमेंट बैंक है। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कौन सी कमेटी बनी थी? सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, कार्य क्या था? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए धन प्रदान करना। ठीक है, ये इसके कार्य थे। तो ये हुआ हमारा क्या? नाबार्ड होगा, आप इसे नोट कर लेना। इसके बाद देखो नेक्स्ट में BRAC, BRAC। जी क्या है? जी भी एक संस्थान है। ठीक है, इसका प्रमुख होता है भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान। ठीक है, क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जी है तारापुर है, एक बॉम्बे का एक स्थान है, महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे शहर है, उसके एक स्थान है तारापुर। ठीक है, कहां पर है? स्थित कहां पर है? तारापुर में, जहां मुंबई के पास। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, इसमें काम क्या किया जाता है? कार्य क्या किया जाता है? तो ये अनुसंधान करता है किसके लिए? कैंसर के लिए और परमाणु ऊर्जा के लिए और रेडियो आइसोटोप के लिए। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, रेडियो आइसोटोप और चिकित्सा, इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, कौन क्या क्या नाम है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका नाम है। ठीक है, तो जिसका भारत का हो गया और क्वेश्चन भारत में है। और इनका जो नाम रखा गया था तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। ठीक है, तो अब इसको याद कर लेना। इसके बाद जो एक क्वेश्चन और है इसमें, एक और है, एक था FINCA। क्या था? FINCA जे संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक सहायता फाइनेंस। अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक सहायता संस्थान। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में होती है। जे क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय का स्तर का क्या है? एक एनजीओ संगठन है जो समुदाय कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो जो है हमारे क्वेश्चन। तो यानी कि देखो क्वेश्चन क्या था? ये है क्वेश्चन क्या था कि इनमें से किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करना। तो क्या हो गया? नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। किसकी कमेटी में बनाया गया था? तो सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिश पर बैंक की स्थापना की गई थी। कार्य क्या था? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए धन प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? भाभा परमाणु केंद्र, यानी कि कहां पर स्थित है? तारापुर में स्थित है। तारापुर कहां पर है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के लिए, रेडियो आइसोटोप्स के लिए और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करता है। आप इसे याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट संस्थान है, उसका नाम है FINCA, अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक सहायता संस्थान। इसकी स्थापना 1984 में की जाती है। आप इसे याद कर लो। इन सबको आपको कहां मिलना है? किसी ना किसी पेपर में आपको मिल जाएंगे इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मार्च 2022 में किस राज्य मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 22 से 27 शुरू की थी? तो ऑप्शन सी है, ये करेक्ट क्वेश्चन है। क्या है? हरियाणा। क्या है? हरियाणा में। ठीक है, क्या है? हरियाणा। सॉरी, ऑप्शन क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या है? गुजरात आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में। तो मार्च 2022 में गुजरात में, ठीक है, किसने? गुजरात ने नवीन खेल नीति जारी की थी। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो, 2025 में हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल नीति जारी की गई। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है, हाँ जी, क्वेश्चन अच्छा है। वैसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको पूरा का रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या है? भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऑप्शन ए, भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी क्या है? भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 कला से लेके 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 कला से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो हमारा गलत क्वेश्चन कथन कौन सा है? तो जी वाला, मतलब भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जी वाला हमारा गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, पहले समझो से कि ये क्या है? एक ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ठीक है, इसमें क्या है? ये क्या है? हमारा भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा है। रेखा, ठीक है, एक रेखा देखी हुई है, यानी कि इसे भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, और एक 0 डिग्री लाइन जी। ठीक है, अब जे कौन सा गोलार्ध हुआ? जी होगा उत्तरी गोलार्ध। यहां से जी वाला जो पार्ट रहेगा, जी कौन सा पार्ट रहेगा? यहां से ऊपर वाला पार्ट जी रहेगा उत्तरी गोलार्ध का पार्ट। ठीक है, और ये क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट। ठीक है, ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट। ठीक है, अब जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति कहां पर है? यहां पर है। यहां पर जी क्या है? यहां पर भारत है। ठीक है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा कि नहीं होगा? तो ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि इसमें क्या रखा? पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और भारत की स्थिति कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात होगी। अब देखो, जी देखो यहां पर, जी हमारे भारत का मैप माना थोड़ा सा, सही आ गया? नहीं है, थोड़ा सा फिर से बना दो, थोड़ी पेंडिंग है, बन जाती। ठीक है, तो ऐसे बनाओ, यहाँ से बनाओ। ठीक है, अब बन गया। तो ये हमारा प्यारा भारत का नक्शा। ठीक है, अब देखो, इसमें जो पहला बी स्टेटमेंट है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ हमारी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, तो भारत की स्थिति कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 कला। ठीक है, यहाँ पर कितनी है? 8 डिग्री, जी कितनी है? 8 डिग्री और 4 कला। ठीक है, से लेके कहां तक फैला हुआ है?
37 डिग्री 6 कला का खड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है, जो कितने इस वाले गोलार्ध में तो क्या है, उत्तरी अक्षांश हो गया, क्योंकि जो उत्तर में है, जो पर उत्तर हुआ ना, तो उत्तर में है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर में ही है, तो उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, इसके बाद अब देखो ये क्या है, कौन सी लाइन है, ये देशांतर लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, अक्षांश लाइन है, अक्षांश। ठीक है, अब देखो, अब जो अक्षांश की स्थिति किसकी थी, देशांतर की स्थिति। अक्षांश में देखो, अक्षांश में यहाँ पर जो थोड़ा सा और निकाल दे सर, जो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, ये 68 डिग्री और 7 कला से लेके ये फैला हुआ है कहाँ तक, यहाँ तक मान लो। ठीक है, ये थोड़ा सा और टेढ़ा कर दो, ऐसे मान लो। ठीक है, तो ये क्या है, 97.25 प्रति कला है। यानी अब देखो जी कौन से पड़ रहा है, जे पश्चिम और जे पूर्वी क्या है, देशांतर है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, पश्चिमी देशांतर, और यहाँ पर है इस वाले गोलार्ध में है ना, तो ये क्या है, पूर्वी देशांतर है। किसमें, पूर्वी देशांतर में। जी क्या है, 8 डिग्री 4 कला अक्षांश पूर्वी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 कला पूर्वी, सॉरी 8 डिग्री 4 कला उत्तरी अक्षांश से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और ये क्या है, 68 डिग्री 7 कला पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 कला पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है भारत की स्थिति। ठीक है, अब देखो, अब जो हो गया, अब इसका जो क्षेत्रफल है, इसके सारे कौन से आसपास, यहाँ क्या है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर, जी नीचे क्या है, हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर है। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख, इसके बाद है 32 लाख 87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, लगभग 2.7% है। कितना है, 2.7% है। और भारत की आबादी कितनी है, 2020 तक की बात करें तो लगभग 138 करोड़ समथिंग है। कितना है, 138 करोड़। ठीक है, जो कुल जनसंख्या का कितना है, 17% लगभग है। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या कितना है, 17%। और हमारे पास जो स्थान है वो कितना है, विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 2.7% है। ठीक है, तो ये हुई इतनी बात हुई। अब देखो जी हो गया। अब हमें देखना है थोड़ा सा, अगर हम बात करें कि विश्व में भौगोलिक दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। इसके पहले क्या है, 6 देश और हैं, तो कौन कौन से हैं, इसके लिए एक ट्रैक है, अगर उसे आप याद कर दो, रुको चीनी अब आ भारत। क्या, रुको चीन अब आ भारत। ठीक है, जो ट्रैक है इससे याद कर सकते हैं। रूस से क्या हो गया, रूस सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। फिर का से कनाडा। ठीक है, सेकंड स्थान पर कौन सा, कनाडा है। थर्ड पर चीन जो पता है, आ से अमेरिका और बा से ब्राजील, फिर आ से रुको 1 2 3 4 5, एक क्या है, आ से यहां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यहां हो जाएगा भारत। ठीक है, तो अच्छी ट्रैक है, रुको चीन अब आ भारत।
इससे आप याद कर सकते हैं कि भारत कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, कौन सा है, 7वां। 6 देश कौन से हैं, सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर क्या, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। मतलब कि ये कितना हुआ, 7वां स्थान हो गया। इसके बाद भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, कौन कौन से हैं। इसके लिए भी एक ट्रैक है जो आप याद कर सकते हो। बचपन में बीए किया, क्या, बचपन में बीए किया। ठीक है, इसमें किया क्या है, साइलेंट रहेगा। बी फोर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद 4 से हो जाएगा चीन, हो जाएगा चीन। 5 से हो जाएगा पाकिस्तान, इसको तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद ना से नेपाल, और यहां से बचपन। बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, ठीक है, और एम से हो जाएगा क्या, म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रैक हुई किसके लिए, ये है पड़ोसी देश के लिए। ठीक है, जी वाले किसके लिए, पड़ोसी देश के लिए है, और ये किसके लिए है, भारत के क्षेत्रफल के लिए है। यानी विश्व में जो 6 देश भारत से बड़े हैं उनका स्थान, उनका क्रम क्या होगा, तो जी वाला होगा। याद कर लो, रुको चीन अब आ भारत। क्या, रुको चीन अब आ भारत, यानी कि रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद भारत में के पड़ोसी कौन से हैं, तो क्या ट्रैक है, बचपन में बीए किया, यानी कि बांग्लादेश, चीन। इसके बाद मध्य प्रदेश कहां पर है, जी यहाँ पर। चीन कहां पर, यहां से लगा वाला एरिया जिसका चीन का है। इसके बाद बांग्लादेश, चीन हो गया। इसके बाद पाकिस्तान, तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान का हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान। इसके बाद क्या होगा, नेपाल, ये क्या है, नेपाल। यहाँ पर क्या है, नेपाल लगा हुआ है, नेपाल। इसके बाद क्या है, नेपाल के बाद म्यांमार, तो यहाँ वाला पार्ट कौन सा है, म्यांमार का है। ठीक है, फिर क्या है, भूटान, तो ये क्या है, यहाँ पर भूटान है। ठीक है, इसके बाद क्या है, भूटान का बी, यानी भी ये भूल अफगानिस्तान, तो ये वाला है थोड़ा सा पार्ट लगा हुआ है, वो किसका है, अफगानिस्तान का है। तो ये होगा पूरा आपकी क्या होगी, भारत की स्थिति होगी, समझ आ गई होगी आपने। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लो कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से स्टार्ट होती है, 8 डिग्री 4 कला से लेकर 37 डिग्री 6 कला के बीच में, कहाँ, उत्तरी अक्षांश में। अब बात कर लेते हैं पूर्वी दिशांतर की ओर, तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 68 डिग्री 7 पूर्वी दिशांतर से लेके 97 कितनी 25 कला कितनी पूर्वी दिशांतर तक होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000, ये आप याद कर लेना, 32,87,263। ठीक, कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो लगभग 2.7 क्या है, प्रतिशत है। कितना है, 2.7% है। और जनसंख्या कितनी है भारत की, अगर हम बात करें 2020 तक की बात करें तो 138 करोड़ की समथिंग जनसंख्या है, जो विश्व के कुल जनसंख्या कितना है, लगभग 17% से ज्यादा है, क्योंकि 2011 में क्या थी, लगभग 17.7% की लगभग थी। ठीक है, तो ये बात थी। इसके बाद अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और 6 देश कौन से हैं, तो आप याद कर सकते हैं, रुको चीन अब आ भारत, यानी कि रूस, कनाडा, इसके बाद क्या हो जाएगा, चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ठीक है, इसके बाद भारत के पड़ोसी कौन से हैं, तो क्या है, भारत के पड़ोसी के लिए क्या है, बचपन में बीए किया। ठीक, किया क्या है, साइलेंट। इसे बी फोर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, सी फोर चाइना, पी फोर पाकिस्तान, एन फोर नेपाल, एम फोर म्यांमार, और बी फोर इसके बाद क्या हो जाएगा, भूटान, और ए फोर अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम 20 फैक्ट थे जो आपको बता दिए हैं पूरे। इस प्रकार से जो हमारा
क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा देखने के लिए। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी? तो ये क्या है? सेवा। क्या है? सेवा। SAWA, ठीक है। क्या है? सेवा है। अब ये क्या है? सेवा एक बैंक है, ठीक है, बैंक है। इसमें क्या होगा? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। आप इसे याद कर लें, कब हुई थी? 1972 में हुई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। और जो इसकी फाउंडर थी उनका नाम बहुत ही मतलब वो पहली महिला थी जिन्होंने इस प्रकार के संगठन की स्थापना की थी। उनका नाम था इला भट्ट। क्या नाम था? फाउंडर यानी स्थापनाकर्ता। क्या नाम था? इला भट्ट। क्या नाम था? इला भट्ट था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले मतलब जो कपड़ा उद्योग होता ना, जो घर के छोटे छोटे उद्योग चलते, कपड़ा उद्योग में मान सकते, हैंडलूम वगैरह, तो उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। और ये क्या था? दुनिया का पहला क्या था? महिला श्रमिक संगठन था। महिला श्रमिक संगठन, ठीक है। क्या था? दुनिया का पहला महिला श्रमिक संगठन था। तो क्या नाम, फुल फॉर्म क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेन एसोसिएशन। स्थापना कब हुई? 1972 में। स्थापना किसने की थी? इला भट्ट ने की थी। मतलब जो कपड़ा वगैरह का उद्योग होता है उसके लिए क्या देते थे? लोन देते थे। और ये दुनिया का पहला श्रमिक महिला संगठन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन देखो, नेम क्या है? भारतीय संविधान का, ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है? तो क्या है? ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता, शिक्षा का अधिकार और उपाधियों का अंत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत, ठीक है। अब समझो, ये क्या है? सबके सब हमारे मूल अधिकार हैं, यानी क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो सबसे इसमें क्या है? उपाधियों का उन्मूलन। ये किसमें है? ये है हमारे आर्टिकल नंबर 18 में। किसमें है? आर्टिकल नंबर 18 में। अब उपाधि कैसी? मतलब कि अब किसी प्रकार की उपाधि नहीं जाएगी, यानी कि पहले चलते थे ना चौधरी, ठीक है, यानी कि फिर चलते थे क्या? सर की उपाधि। तो इन सब उपाधियों को हटा दिया। लेकिन फिर आप लोग कहोगे कि सर जो कर्नल वगैरह, मेजर वगैरह की उपाधि वो तो दी जाती है और फिर भारत रत्न में दिया जाता है। तो ये क्या है? इन्हें पुरस्कार में रखा है और बताया गया है कि उसमें जो इसमें एक सब आर्टिकल जोड़ा गया है कि शिक्षा और सेना को छोड़कर अन्य सबके लिए उपाधियों का क्या किया जाता है? उन्मूलन किया जाता है, ठीक है। तो किसमें है? शिक्षा में और सेना में दिया जाता है, ठीक है। और जो भारत वगैरह क्या है, जो पुरस्कार है वो इस आर्टिकल में नहीं आते हैं, ठीक है। और जाओ किसमें? जो होगा 18 हो गया। अब आप लोग बताओ कमेंट करके कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, किसमें? अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 17, बताओ 17, ठीक है। इसके बाद कानून के समक्ष समानता क्या है? कानून के समक्ष समानता जी किसमें है? तो ये है कानून के समक्ष समानता का
है जे है आर्टिकल 14 में। किसमें है? आर्टिकल 14 में। अब क्या है? शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। अधिकार जी किसमें है? अनुच्छेद 21A में है। किसमें है? ए में। कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो क्या क्या हुए? उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 और कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 और शिक्षा का अधिकार 21 ये दिया गया है। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अब आपको ना बताना है कमेंट करके कि जो मूल अधिकार है, क्या है? मूल अधिकार है, अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक सी हमारे ये तो क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, क्या है? ये क्वेश्चन हो चुका है अपना। और ये आ गया जी उस टाइम का क्वेश्चन है क्रिकेट का, तो अपने काम का है नहीं बिहार में, क्योंकि 2022 क्वेश्चन है, चल रहा क्या 2024 क्वेश्चन क्या है पढ़ के बता देता हूं कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया था? आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। ऋषभ पंत, हनुमा विहारी, दिनेश कार्तिक, सूर्य कुमार यादव। तो ऑप्शन क्या था? ये ऋषभ पंत था। क्या था? ऋषभ पंत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हाँ जी आ गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के और आनंद मोहन ने 22 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए क्या है? 1876, बी है 1906, सी है 1896 और डी है 1916। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 1876। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? इंडियन एसोसिएशन। कब हुई थी? 1876 में। ठीक है, 1876 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि मणिपुर राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। लोसर, बी है हल्दा, सी है लाई हारा ओबा। नाम ही इतना कठिन क्या बताएं। ठीक है, लाई हारा ओबा और डी है गंध लेपन यात्रा। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी लाई हारा ओबा। ठीक, क्या है? लाई हारा ओबा। ठीक है जी। अब देखो कुछ और भी इसके त्योहार हैं, वो भी आप देख सकते हो। एक है संघाई महोत्सव, जो आप पता होगा, संघाई महोत्सव। ये कहाँ होता है? मणिपुर में मनाया जाता है। संघाई यहाँ का एक प्रजाति है, हिरण प्रजाति है, वो कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। उसी के संबंध में संघाई महोत्सव मनाया जाता है। दूसरा है लुई नाई बहुत अजीब तरह के त्योहार है, लुई नागाई नी। क्या है? लुई नागाई नी। एक है चुम्फा, एक है कांग। क्या है? कांग। इसमें क्या होता है? रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा। ठीक है, रथ यात्रा। तो जो हो गए इसके त्योहार हो गए। लाई हारा ओबा
ठीक है, संघाई महोत्सव, लुई नाई नी, ठीक है, कांग, ये कांग क्या है, रथ यात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो चुका है, इसके बाद हाँ जी क्वेश्चन क्या है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कितना है, 8, बी 7, सी 6 और डी 5। मार्च, ये क्वेश्चन इसी पेपर में दूसरी बार वाइज हो गया है, ठीक है। इसी मतलब ये वो था जो हमारे आरआरबी ग्रुप डी के पेपर हो रहे थे, उसमें ये तीसरी बार वाइज हो चुका क्वेश्चन। कितनी शिफ्ट हुई है, 6 शिफ्ट हो पाई, ठीक है। तो अगर आपने आरआरबी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए पूरे, तो जान लो आपका सिलेक्शन में इसमें जो मतलब जीएस है उसमें अच्छे नंबर आएंगे आपको, ठीक है। तो कितना है, ऑप्शन क्या है, सी हो जाएगा क्या, 6, क्या है, 6 भाषा है। आपको कौन सी है, तो इसमें आपको इसकी जो भाषाएं हैं, सबसे पहले जो गई तमिल, क्या थी, तमिल जी कब हुई थी, 2004 में, ठीक है। कब आई थी, 2004 में। फिर तेलुगु और कन्नड़ को जोड़ा गया, इसको तेलुगु और कन्नड़ को। फिर आई संस्कृत जी कब जोड़ी गई थी, 2005 में। फिर तेलुगु और कन्नड़ जी कब आई, ये दोनों जुड़ी 2008 में। कब आई, 2008 में जुड़ी गई, ठीक है। इसके बाद कितने हो गई, 4 हो गई। इसके बाद आई फिर क्या, मलयालम, ठीक है जी कब आई, 2013 में। फिर आपके यहाँ कौन सी आ गई, उड़िया जी कब आई, 2015 में, ठीक है। कब जुड़ी, 2015 में, ठीक है। तो ये है, कितनी है, 6 भाषाएं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। याद कर लो, तमिल, संस्कृत, मतलब जितनी प्राचीन भाषा है, जो 8वीं अनुसूची में भाषा पढ़ी थी, उसमें जो भी प्राचीन भाषा है, कौन सी, दक्षिण भारत की हो, प्राचीन हो, कौन सी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़। जी कब किसकी है, दक्षिण मलयालम, ठीक है। इसके बाद संस्कृत किसकी है, प्राचीन भाषा है, तो उसको भी आएगा, ठीक है। अब इसके आधार क्या है, ये देखो, आधार भाई ऐसा क्यों होगा कि भाषा को जोड़ दिया गया हो, कुछ ना कुछ इसके आधार तो होंगे कि इस आधार पे हमने क्या दे रहे हैं, क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे रहे हैं। तो पहला आधार है कि जो भाषा है उसका साहित्य, ये क्या हो गया, हाँ इसका आधार क्या है, देखो कि जो भाषा है उसका साहित्य कितना पुराना हो, कम से कम 1500 से लेके 1500 से 2000 वर्ष पुराना क्या हो, साहित्य हो। अब इनका संस्कृत का साहित्य है, तो संस्कृत तो भाषा पुरानी भाषा है ही, उसका साहित्य तो अपन को पाली के पहले और प्राकृतिक पहले मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो जी क्या है, तमिल तेलुगु है, क्या है, तमिल तेलुगु है, और ये मलयालम भाषा है, इनमें भी संगम साहित्य की रचना हुई। इसके बाद वो माल जो क्या नाम था जी था क्या नाम, तो वो सब क्या है, मेन आधार क्या है कि उनका जो साहित्य है वो पुराना होना चाहिए, कितना, 1500 से लेके 2000 ईस्वी पूर्व पुराना साहित्य होना चाहिए। तो कितनी है, 6, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। 2004 में कौन सी, तमिल जोड़ी गई, संस्कृत 2005 में, और तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2015 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जी आ गया क्वेश्चन हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और इन संसाधनों की साधारणीयता की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। इस विकल्प का चयन कीजिए जो इसका कारण नहीं है।
मतलब क्वेश्चन को अच्छे से मान लो, उसी में उसका आंसर है। वर्तमान में हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ठीक है, और इन संसाधनों की साधारणीयता की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। इस विकल्प का चयन कीजिए जो इसका कारण नहीं है। ऑप्शन ए, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से इसकी मांग बढ़ रही है, ठीक है। बी है, इसकी पुनः पूर्ति में लाखों बेड लगा सकते हैं। सी है, संसाधन असीमित है। और डी क्या है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना चाहिए। तो ये बात कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि सतत विकास की। किसकी? सतत विकास। अब सतत विकास क्या होता है? तो हमें इस प्रकार से विकास करना है कि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को भी ध्यान में रखें, जिससे उसके संसाधनों का उपयोग हम ना कर लें, ठीक है। उसे भी उन पृथ्वी के उन संसाधनों का मतलब कि आनंद लेने का पूरा अधिकार है, जिन संसाधनों का आनंद हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो जी किसमें है? तो जी है ऑप्शन सी, संसाधन असीमित है। जी गलत हो जाएगा, ठीक है। जी इसका कारण नहीं होगा और जी सब इसके कारण होंगे, ठीक है। तो जी रहेगा। अब थैंक यू लिख के आ गया है बोर्ड पर, तो आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें, और जो मैंने आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप उनका बढ़िया से रिवीजन करें, और इसको वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। आपको वहाँ काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको कुछ नया दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।